हम बात कर रहे हैं अपने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो बहुत आराम से आंसर करना है, बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल रिलैक्स होके। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस इन टर्म्स ऑफ देयर अबंडेंस? ठीक है ना। बायोगैस के विभिन्न घटकों का उनकी बहुत आयत के संदर्भ में सही क्रम क्या है? बायोगैस में कौन कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, कौन सी कम है, आपको ये बताना है। सबसे ज़्यादा कौन-सी है, उसके बाद कौन-सी है, ठीक है ना? ये बताना है। तो बायोगैस के बारे में ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करना चाहिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये तो बिल्कुल ही। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस होती है भई? मनीषा मैम ने ठीक किया है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन-सी गैस होती है? मीथेन होती है सबसे ज़्यादा। तो मीथेन सी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी डी। उसके बाद होता है बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं हम, एच टू एस की, और उसमें सबसे कम अमोनिया होता है। सर हम है ना ये थर्ड सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे, ऐसा ही है ना? सेकंड ऑप्शन में साथ में कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि सर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तक तो पता था, लेकिन हम फिर आगे दिक्कत हो गई है ना। इसका राइट ऑप्शन फोर है। क्या? सी डी बी ए, ये वाला सीक्वेंस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोगैस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रखोगे क्या भाई? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स। इसमें अगर हम जाएंगे, ये अपना कोर्स रहेगा। इसमें 1000 प्लस यानी कि यूनिट वाइज 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और ये बोथ मीडियम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मीन्स आपको कोई मीडियम का इशू नहीं रहेगा। यहाँ आप कंटेंट पे जाके देखोगे तो देखो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। जो हो चुके हैं वो भी आपको इस साइट पे मिलेंगे, पहले हुए हैं वो भी अभी हो रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड, अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो। कहने का मतलब, और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि सिर्फ इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, लाइक कि कंप्लीट डिटेल उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस करना, ये हमारा एक मोटिव रहता है, जिससे बच्चे के एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तैयार हो। और इन स्टेटमेंट्स को अपना आराम से पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगा, आराम से पढ़िए। चलो मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। सोच समझ के आंसर करो भाई। बहुत कम सही कर रहे हो। अब एक बात बताइए मुझे, पहला स्टेटमेंट इसमें इसमें ना सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है वो आएगा। इसमें पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू डिस्पर्स वर्टिकली इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदूषकों को वायुमंडल में यानी वर्टिकल फैलाव की क्षमता को निर्धारित करती है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि सर्दियों में जो है वो अर्ली मॉर्निंग जिनके लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनको नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पोल्यूटेंट्स है वो नीचे रहते हैं, है ना, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती, है ना। तो ये हम बात करते हैं कि जितना स्टेबल अनस्टेबल होगा उसी से हमें पोल्यूटेंट का डिस्पर्स कितना हो रहा है वो बात पता लगेगी कि कितना फैलाव हो रहा है।
तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट, क्योंकि यही जो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी है यही डिटरमाइन करती है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो वर्टिकली कितने डिस्पर्स होंगे, कितने फैलेंगे। ठीक है। लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इन समर सीजन इन इंडिया द एटमॉस्फेयर इज जनरली स्टेबल। आप एक बात बताइए, जब समर सीजन होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो पोल्यूटेंट्स हैं आप ये मान के समझिए उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वो हल्के होंगे तो वो डिस्पर्स ज्यादा होंगे, तो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जब आपका तापमान बढ़ता है, जब आपको गुस्सा आता है, तो आप स्टेबल होते हो क्या? नहीं, अनस्टेबल इधर उधर घूमते रहते हो ना। तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर के साथ है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। समर सीजन में अनस्टेबल होता है, इसलिए गर्मियों में वर्टिकल मिक्सिंग होती है, ज्यादा होती है। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई। यस और नो? तो फिर गलत क्यों कर रहे हो सर? आप जब समझाते हो ना उसके बाद तो समझ आ जाता है, लेकिन पता नहीं हमसे क्यों समझ, मतलब हमें क्या बताएं सर, समझ ही नहीं आ रहा है ना। यही बात है क्या? ये बात है। तो ये बात ठीक कब होगी? हम्म। सर आप एक काम नहीं कर सकते क्या? आप एग्जाम में साथ चलो सर, आप ही दे देना एग्जाम। ऐसा? हम्म। चलो कोई नहीं, फिर ध्यान रखो, आराम से क्वेश्चंस को किया करो अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विंड एनर्जी के बारे में बात करिए। पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपसे बिल्कुल इससे हल्का क्वेश्चन तो मैं क्या, विंड एनर्जी ये तो पता है ना कि रिन्यूएबल होती है, सबको पता है ना ये, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जिस तरह से गलत कर रहे हो तो मुझे डर लग रहा है। रिन्यूएबल होती है ये तो पता है ना? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो आपको ठीक लग रहे हैं? आराम से पढ़ो। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, कुछ कुछ बच्चों ने अभी ठीक करना आंसर शुरू किया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेसिकली भाविका में बोल तो सभी को आ रहा है, आप कमेंट में कर दो, कोई नहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, ए बी और डी इज द राइट ऑप्शन। कोई नहीं, आप कमेंट में कर दो राइट ऑप्शन कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। देखिए, विंड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा के बारे में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इज एन इंटरमिटेंट एनर्जी। इंटरमिटेंट एनर्जी का मतलब होता है कि आपको पता है विंड की स्पीड, डायरेक्शन, और कभी रुक गई कभी चल गई, तो इस तरह से करते हैं, तो इसको कहते हैं कि भी ये इंटरमिटेंट है, रेगुलर कंटिन्यूस थोड़ी चलती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये इंटरमिटेंट है, ये बात ठीक है। और विंड एनर्जी एक्सट्रीमली यूजफुल एट रिमोट एंड आइसोलेटेड प्लेस। बिल्कुल जहाँ पे खाली जगह होगी, रिमोट एरिया होगा, आइसोलेटेड होगी, उसके लिए बहुत उपयोगी है, ये भी कोई दोहराई की बात नहीं है, ये यहाँ तक ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है, सी कह रहा है कि डजंट डिपेंड ऑन द वेदर। कह रहा है वेदर पे डिपेंड नहीं करता। आपको पता है विंड तो पूरा ही वेदर पे डिपेंड करेगा, तो ये तो कट गया। और ये क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, ए बी डी, वो सही है। लेकिन देखिए ई ऑप्शन कह रहा है कि डजंट हैव एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट ऑल। कह रहा है कि इन्वायरमेंट में ये किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं रखता, ऐसा नहीं है।
आपने विंड के वो जो एनर्जी कहीं देखा है प्रोजेक्ट, जो फैन लगे होते हैं, आपने देखा है कि वो फैन, जो फैन लगे होते हैं वो देखे हैं क्या? वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उससे बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, वो उनके उसमें आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता है उससे मरते हैं, है ना? और दूसरा आपने उनके आसपास देखी हो तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी करते हैं वो, आपने देखा होगा तो। अगर आप देख के आए हो तो वो आवाज़ भी बहुत आती है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं रखते, ठीक है ना? क्लीन है ये बात मान गए, लेकिन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट तो होता है उसका। तो इसलिए ई ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है? तो ए, बी और डी इज़ द राइट ऑप्शन, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये आपको मैंने एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करवाया था, अगर आपको याद है तो। और मैंने कहा था कि ये पैरामीटर, फर्स्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इस क्वेश्चन के बाद करता हूँ हैप्पी जी, फर्स्ट पॉइंट पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो हम इंडियन जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उसमें पीएम 2.5 का कितना लिमिट आपको बताया है? एनुअल पूछा है, एनुअल मीन पूछा है हमने, एनुअल और 24 आवर दो करे हैं ना, तो आपको एनुअल पूछा है, एनुअल कितना होगा? तो मैं आपको पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, आप आराम से आंसर करें। वेरी गुड। एनुअल कितना है? एनुअल 40 है भाई। जो बच्चे 60 को आंसर कर रहे हैं वो एनुअल थोड़ी है, वो 60 को जो आंसर कर रहे हैं वो एनुअल नहीं है, वो 24 हार है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया? 40, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैंने पहले भी पढ़ाते टाइम भी कहा था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट आप पूछ रहे थे कि क्या है? विंड एनर्जी कह रहा है कि, ये कह रहा है ना कि इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है बेसिकली कि ये कंटिन्यू नहीं चल रही। अब आप बताओ, विंड होती है वो क्या कंटिन्यू सेम स्पीड से ही चलती रहती है क्या? बताओ यस और नो, चलती रहती है क्या सेम कंटिन्यू? बताओ भाई। नहीं चलती रहती ना, तो नहीं चलती रहती तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, वो बिल्कुल मतलब ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आया समझ में क्या, जिसने फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था? पीजी आपने पूछा था, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और जो एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इन सब के बारे में कहा था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? आप आराम से देखिए, अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन। मैं पोल दे रहा हूँ, याद है तो आप कर दोगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। वेरी गुड, चलो वेरी नाइस, बहुत बच्चों ने राइट आंसर करा है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी, डी और ई। सी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा बेसिकली। हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की थी तो नो पॉवर्टी की बात करी, जीरो हंगर की बात करी, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन ऐसी हमने कोई बात नहीं की, क्वालिटी एजुकेशन की बात की और जेंडर इक्वालिटी की बात की। ए, बी, डी और ई इज द राइट ऑप्शन, तो थर्ड आंसर हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? इसमें सी को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आप ऐसे है ना, जब क्वेश्चन करो तो ये एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाया करो, समझ गए ना? एलिमिनेशन मेथड अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एलिमिनेट कर दोगे तो जैसे अब देखो सी नहीं आ सकता तो बाकी के सब ऑप्शंस में सी है, तो ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, उससे टाइम बच जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें भाई।
यू ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब हम ओजोन गैस की बात करते हैं तो ये अगर किसी को पता है, नहीं है, अगर नई जानकारी है तो ये ले लेना। 1 mm लेयर ऑफ प्योर ओजोन गैस अराउंड द अर्थ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होती है ये? अगर आपको पता है, हिंदी में इंग्लिश में आराम से पढ़िए, अगर किसी को पता है तो वो बता सकता है। मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। कि 1 mm लेयर ओजोन है वो किसके इक्वल है, कितनी डॉप्सन यूनिट के इक्वल है? किसी ने भी राइट आंसर नहीं करा है। बेसिकली ये होती है 100 डॉप्सन यूनिट के इक्वल। याद रखना, 1 mm कितने की इक्वल होती है? 100 डॉप्सन यूनिट के अंदर होती है। 1 mm जो लेयर है वो इक्वल टू 100 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, ध्यान रखोगे ना आगे से? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, ये पूछ क्या रहा है? भाई क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये शब्द आप समझते ही हो, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आते। स्मोक भी बोलते हैं, स्मोक भी बोलते हैं, फ्यूम भी बोलते हैं, और एक शब्द मिस्ट भी होता है। इनको ऐसे ही याद रखना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ो, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो नाम तो है ही, एरोसोल के बारे में बात करी है हमने, है ना? और इसको मैच करने की कोशिश करो आराम आराम से। कर लोगे सब आराम आराम से मैच? इसको समझो, ये शब्द हम यूज करते ही हैं ऐसे, तो करोगे। चलो मैं कॉल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करते तो हो जाता, सबसे हो जाता, लेकिन कुछ बच्चों से ये राइट आंसर हुआ है, कुछ से नहीं हुआ। इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट। देखो आपने बिल्कुल आराम से सोचते तो दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था। आपको स्मोग पता है, स्मोग में फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स जिसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉक्स, यानी कि डी का तो तीन आना ही आना था। डी के साथ तो आप तीन मैच करते ही करते, डी के साथ करते ना, डी के साथ। क्योंकि स्मोक और फोटोकेमिकल्स आप बात ही करते हो, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। अब डी के साथ तीन, अब दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में है और फोर में है। अगर फर्स्ट और फोर में ही आपको करना था। अब आप बेसिकली स्मोक की बात करते हैं, जब धुएं की बात करते हैं तो आपको पता है एरोसोल है ना? वो हॉट वेपर वगैरह से, मेटल वगैरह से क्या होता है, या फिर एरोसोल है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली जो एरोसोल होता है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या है, स्मोक है, स्मोक धुआं। आपने उड़ता हुआ देखा होगा जब हम बात करते हैं स्मोक की, जब फ्लाई एश वगैरह में भी कुछ कुछ बातें की है, तो एरोसोल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो वो हो गया स्मोक। अब फ्यूम्स कब निकलते हैं? फ्यूम आपको पता है, जब वो बहुत ही तेज टेम्परेचर होगा, फ्यूम, हॉट वेपर, तो यहाँ मैच कर सकते थे, यहाँ पे सी का टू। और मिस्ट होता है जहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाती है एरोसोल में, पानी की बूंदे सी आ जाती है, तो ए का हो जाता है यहाँ पे वन, फोर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता भाई? राइट ऑप्शन अपना हो जाता फर्स्ट। ठीक है, तो यूं ध्यान रखा करो भाई, ऐसे जल्दबाजी मत किया करो। हाँ,
ये चारों शब्द याद रखोगे। हाँ, 1 और 4 में कंफ्यूजन बनता है, हो सकता है, लेकिन अभी याद रखोगे क्या? अभी याद रखोगे? सब बच्चे याद रखोगे क्या? आप लोगों को क्वेश्चन करने में बड़ा आनंद आ रहा होगा, अब लग रहा है कि हम चीज़ें मज़ा आ रहा है करने में, हम प्रैक्टिकली जी और थ्योरेटिकली भी हम चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, है ना? ये ध्यान रखना, और ऐसे ही पढ़ना है प्रॉपरली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस ओजोन? निम्नलिखित में से कौन सी सतह ओजोन के मापन की इकाई नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन को देखें क्या पूछ रहा है ये। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता था इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। अरे, ये क्या क्वेश्चन था सोचो। इसमें राइट ऑप्शन थर्ड है, डॉप्सन यूनिट बेसिकली ये नहीं है। आपको लगा यार डॉप्सन यूनिट तो होगी, ओजोन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछ देखो, सरफेस ओजोन की बात कर रहा है ये, यानी कि ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन की बात कर रहा है, ट्रोपोस्फेयर में। तो जो डॉप्सन यूनिट है वो तो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन की थिकनेस मेजर करने में होता है। वो उसकी सरफेस ओजोन को तो हम बेसिकली हम माइक्रोग्राम में नापेंगे या नैनोग्राम में या पीपीएम में। डॉप्सन यूनिट तो सरफेस ओजोन को नहीं, जो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन में है उसको मेजर करते हैं। तो डॉप्सन यूनिट यहाँ वैसे आएगा भी। आपने गलत कर दिया, ये बहुत ही गलत बात है। फंस गए आप क्वेश्चन के जाल में, फंस गए ना। चलो भाई, अब बात समझ में आई क्वेश्चन की? सबको समझ आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और ये सिली मिस्टेक्स करवा जाते हैं हमसे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सिली मिस्टेक हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है थोड़ा कि डॉप्सन यूनिट है वो किस लिए यूज होता है। यूज टू मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन वर्टिकल कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर, प्राइमरली स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर में यूज होता है डॉप्सन यूनिट। और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है, नैनोग्राम मीटर पर क्यूब, या पार्ट्स पर मिलियन, ये बेसिकली कंसेंट्रेशन मापने में हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें अगर हम जाएंगे, ये अपना कोर्स रहेगा, इसमें 1000+ यानी कि यूनिट वाइज 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और ये बोथ मीडियम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मीन्स आपको कोई मीडियम का इशू नहीं रहेगा। यहाँ आप कंटेंट पे जाके देखोगे तो देखो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। जो हो चुके हैं वो भी आपको इस साइट पे मिलेंगे, पहले हुए हैं वो भी, अभी हो रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड, अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो। कहने का मतलब, और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि सर इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, लाइक कि कंप्लीट डिटेल उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस करना, ये हमारा एक मोटिव रहता है, जिससे बच्चे के एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? आपका चित्त शांत है, बिल्कुल बढ़िया है, खुश है, कोई टेंशन तो नहीं होगी, है ना?